जय हिंद। पता है पपीते के पेड़ पर फल लगते ही पपीते को ढक क्यों दिया जाता है? ढक इसलिए दिया जाता है ना, ताकि उस पपीते के रंग से और सुगंध से कोई पशु पक्षी, कोई कीड़े वगैरह उसे हानि ना पहुंचा दे या उसे खा ना ले। ठीक उसी तरह जब आपने लक्ष्य को डिसाइड किया है ना, तब तक आप गुप्त रखो जब तक उसे आप प्राप्त ना कर लो, वरना उसी पपीते के जैसा हाल होगा। और अपने लक्ष्य के प्रति तीव्रतम गति से आगे बढ़ते रहो। मिलना या ना मिलना वो आपके हाथ में नहीं है। सिंपल सी बात है, वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रयास कर सकते हो, और प्रयास इतना अथक होना चाहिए कि ना मिलने पर भी आपको कोई गम ना रहे। आप इस क्षेत्र में नहीं माहिर नहीं बन पाओगे, कोई और क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा होगा और वहां पे आप माहिर बन जाओगे। तो इसलिए प्रयास जाहिर रखना भाई। जरूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हो उसी क्षेत्र में आप माहिर बनोगे, कोई और क्षेत्र आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सफलता मिलना और ना मिलना आपके जीवन को निर्धारित कर देगा, बिल्कुल नहीं। ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। तो बिल्कुल जब तक आप असफल हो, प्रयास कर रहे हो और आपकी थोड़ी सी एक और प्रयास आपको सफलता की ओर धकेल सकती है। तो प्रयास करते रहो, जरूर आपको सफलता मिलेगा। कभी भी जो मेहनत किया हुआ है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब पहले इतिहास को देख लेते हैं। ठीक है। जो आपने थंबनेल पे देखा होगा ना, तो थंबनेल पे देखा होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इतिहास को इतिहासकार ने क्या किया कि इसे कई चरणों में बांटा। ठीक है। तो कई चरणों में बांटा तो पहला आपके दिमाग में उठेगा कि 1 मिनट कौन बांटा था? तो इतिहासकार। तो एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति बांटे थे। ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति इतिहासकार बैठ करके इकट्ठे बैठ करके ये सब आप चर्चा करके बांटते थे। तो इतिहासकार को पढ़ना नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा, तो आपके दिमाग में उठेगा अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहला कौन में बांटा? तो एक पहला बांटा था प्राग ऐतिहासिक में। ठीक है। पहला किस में बांटा? प्राग ऐतिहासिक। और दूसरा किस में बांटा? तो कहे कि आद ऐतिहासिक। और तीसरा किस में बांटा? तो कहे कि ऐतिहासिक। अब आपके दिमाग में पूछेगा कि 1 मिनट 1 मिनट, ये प्राग ऐतिहासिक क्या है भाई, और ये आद्य ऐतिहासिक? तो हम अभी बता रहे हैं ना, प्राग ऐतिहासिक उसे कहते हैं ना कि जिसमें लिखित तो साक्ष्य नहीं हो, यानी कुछ लिखा नहीं गया था, सब खाते थे पीते थे टें। ठीक है। और तो लिखा ही नहीं गया भैया, तो पढ़ा क्या जाएगा, समझ गए? तो उस तरह के जितने भी जो आपको चीज मिलेंगे तो वो सभी के सभी किस में आएंगे? प्राग ऐतिहासिक में। जैसे आप पाषाण काल को देख लो, पाषाण काल में क्या था भैया? सब शिकार वगैरह करता था, खाता पीता था, टें, सुत गया। शिकार वगैरह किया, खाया पिया, सुत गए, बस। इसका और कुछ काम तो नहीं था? तो नहीं, कुछ काम नहीं था। तो उस तरह में कौन आ जाते हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक में कौन आ जाता है? तो ये पाषाण काल आ जाएंगे। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक में कौन आ जाएगा? अरे भैया वहां पे लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, कोई आज तक पढ़ ना पाया। जब पढ़ नहीं पाया तब का हम लोग समझिए कि क्या लिखा था, नहीं लिखा था। ठीक है। नहीं ना समझ पाइएगा। तब उस तरह में कौन सा है? तो कहे कि ये हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक है। समझ में आ गया? तो आपके दिमाग में उठ गया अच्छा 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 अच्छा, तो ऐतिहासिक क्या होता है? तो ऐतिहासिक वो है ना जहाँ पे लिखित भी आपको साक्ष्य मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। यानी 600 ईसा पूर्व के बाद वाले जितने भी जो घटना हुए हैं ना, वो सभी के सभी ऐतिहासिक हैं। क्यों ऐतिहासिक है? अरे ऐतिहासिक इसलिए है ना कि वहां पे लिखित आपको साक्ष्य मिल गए हैं, और लिखित साक्ष्य मिलने के साथ साथ में उसे क्या किया है, आदमी पढ़ा भी है कि अच्छा क्या लिखा था, समझ में आया? तो इसीलिए इसे ऐतिहासिक काल में रखा गया। कोई दिक्कत? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतिहासकार थे इसको सुविधा के लिए और क्या किए कि प्राग ऐतिहासिक काल को, यानी उसको क्या किए जो प्राग ऐतिहासिक काल में आपको पाषाण काल आते थे। ठीक है। पाषाण काल तो देखा ना कि क्यों आ रहा है पाषाण काल। सो अब इसको कई चरणों में बांटा। तो पूछिए कि अच्छा कौन कौन में बांटा? तो एक बांटे थे पूरा पाषाण काल में। ठीक है। और एक बांटा मध्य पाषाण काल में, और एक बांटा किसमें? तो कहे कि नव पाषाण काल में। ठीक है। चलिए अब पूरा पाषाण काल की अगर बात कर लेते हैं, मध्य पाषाण काल की अगर बात कर लेते हैं, और नव पाषाण काल की बात कर लेते हैं। ठीक है। तब आपके दिमाग में घूमेगा कि अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन आप पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते तो ज्यादा बेटर होता। तो बेटर भी होता तो बिल्कुल हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, बात हम करते हैं पाषाण काल की। ठीक है। तो पाषाण काल में हमने देखा क्या? तो पूरा पाषाण काल देखा, मध्य पाषाण काल देखा, और नव पाषाण काल देखा। अब देखिएगा भैया, पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल में था ना कि भारत में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरफ हम लिखते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारत में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। भारत में क्या कोई साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के? तो कहिए कि ना ना ना, कोई साक्ष्य नहीं मिले भारत में, कोई साक्ष्य, यहाँ पे लिखते हैं साक्ष्य, लिख देते हैं भारत में साक्ष्य।
ठीक है, भारत में साक्ष्य मिले हैं तो एक नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता है, एक हथनौरा स्थान है जिसको होशंगाबाद भी बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में हम यहाँ पे हथनौरा लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको होशंगाबाद दे दे, इसलिए दोनों चीज को लिख देते हैं। हथनौरा ये कहाँ पड़ता है, तो देखिए अच्छा ये हथनौरा पड़ता है ना एमपी में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। महिपाल सिंह नहीं, ये एमपी में पड़ता है हथनौरा, जिसको या हम कर देते हैं होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद। अब ये होशंगाबाद में पता है क्या मिलता है, ये मानव का खोपड़ी मिलता है। अब आपके दिमाग में एक चीज खटेगा, अच्छा एक ही चीज मिला था, तो कहिए हाँ एक ही चीज मिला था, इसीलिए एग्जाम में हिट क्वेश्चन है मानव का खोपड़ी। ये मानव का खोपड़ी कहाँ मिला था, तो ये मानव का खोपड़ी आपको होशंगाबाद बोलिए या तो हथनौरा बोलिए, जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। समझ में आ गया, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो समझ में आ गया। अब देखिएगा पूरा पाषाण काल को यहाँ तो हमने देखा। अब पूरा पाषाण काल को इतिहासकार जो थे कई चरणों में बांटे हैं, तो ये कौन कौन, तो देखिएगा यहाँ पे पूरा पाषाण काल को कई चरणों में बांटे हैं, क्या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और क्या उच्च पूरा पाषाण काल। क्या इसका हम डेट भी लिख दें, डेट तो नहीं पूछता है बट लिख देते हैं, ठीक है। डेट की अगर बात करते हैं तो 5 लाख ईसा पूर्व से कब तक, तो कहिए कि 50,000 ईसा पूर्व तक में, ठीक है। यानी उतने के काल को हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, तो मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक में, ठीक है। ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है, सब के सब ईसा पूर्व है, ठीक है। अब आया उच्च पूरा पाषाण काल, तो उच्च पूरा पाषाण काल क्या है भैया, तब बताते हैं ना। ये उच्च पूरा पाषाण काल में कब से कब तक, तो कहे कि 40, ये कितना हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, तो कहिए कि 10,000 ईसा पूर्व तक में, ठीक है। 10 के लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 10 के, काहे होता करने जाए भाई, के मतलब समझते हैं ना जी, हाँ तो 10 के ईसा पूर्व तक। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भाई यहाँ तक तो कंप्लीट है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा, यानी ये सब में निम्न पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति रहते थे, अब जिस तरीके से रहते हो आज के जैसा तो नहीं होगा, तो कि नहीं आज के जैसा तो नहीं होगा। तो उस काल में जो उपयोग करते थे, जैसे में शिकार वगैरह करना है, तो शिकार वगैरह करना है तो किस चीज कैसे उपयोग करते थे, किस चीज का उसको क्या बोला जाता था। तो देखिएगा उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम शिकार करने के लिए जो पत्थर होता था, उस पत्थर को क्या बोला जाता था, तो उस पत्थर को बोला जाता क्वार्टजाइट पत्थर, ठीक है, क्वार्ट, ठीक है, क्वार्ट जाइट पत्थर का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा क्वार्ट जाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरा पाषाण काल की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में जो लोग थे, अखेटक, अखेटक मतलब समझते हैं, यानी खाया, अखेटक एवं खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, अखेटक एवं क्या थे, तो खाद्य संग्राहक। हम समझाते हैं, खाद्य संग्राहक, संग्रह, यानी शिकार वगैरह किया और उसको वही उस शिकार को क्या किया, खा जाता था, ठीक है। तो यह पूछा जाता है कि अखेटक एवं खाद्य संग्राहक जो विशेषता है किस काल की है, तो पूरा पाषाण काल की है। ये विशेषता अखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। और जो पत्थर का प्रयोग करता था, तो हम पत्थर की अगर बात करते हैं तो ये अब कहाँ पे आ जाते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल में। तो निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थर कौन सा था, तो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। हल्के हल्के हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को भी इतिहासकार नहीं बनना। अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में, पहले इसमें और देख लेते हैं, जिसमें अब इसी में बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। आपको सोहन घाटी के बारे में जानते हैं, तो एक हाँ सोहन घाटी के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद में बेलन घाटी के बारे में जानते हैं, तो कि हाँ बेलन घाटी के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। आपको चौपर चापिंग यानी पेवुल संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, पेवुल संस्कृति, तो पेवुल संस्कृति सब किस में है, तो कहिए कि आपको निम्न पूरा पाषाण काल में देखने को मिलेगा। अगर हैंड एक्स संस्कृति की अगर बात करते हैं, तो हैंड एक्स संस्कृति ये सभी के सभी कहाँ पे आ जाएगा, तो ये सभी के सभी आपको निम्न पूरा पाषाण काल में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये पूरा मध्य पूरा पाषाण काल की। पता है मध्य पूरा पाषाण काल में क्या होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसकी जैसे मध्य पूरा पाषाण काल कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये मध्य पाषाण काल यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है ना, ये अलग है, मध्य पाषाण काल अलग है, और यहाँ पे इसको बांटा जा रहा है, अभी हम इसको बांट रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो इस तरीके में क्या होता था कि जो पत्थर का इस्तेमाल होता था, तो कौन सा पत्थर का इस्तेमाल होता था, तो जैस्पर, कौन सा, तो कहे कि जैस्पर, चॉर्ट, फ्लिंट, फ्लिंट, ठीक है,
पत्थर का क्या होता था, प्रयोग करता था। पत्थर का क्या करता था, तो क्या कि प्रयोग करता था। यानी ये सब क्या था कि पत्थर था, और उस पत्थर से सब शिकार वगैरह करते थे। और इतने सारे आपको औजार मिल रहे हैं, इसीलिए मध्य पूरा पाषाण को कौन सा संस्कृति कहा जाता है, तो क्या कि फलक संस्कृति कहा जाता है। भेजा में घुस रहा है तो आपसे पूछा जाए कि फलक संस्कृति किसे कहा जाता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। कोई दिक्कत, तो कहेगी नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, बस इतना ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें उच्च पूरा पाषाण काल में देखते हैं। तो उच्च पूरा पाषाण काल में जैसे में अब क्या था ना कि इसमें जो पत्थर हुए, जैसे में अब धीरे धीरे जैसे में क्या था, यहाँ पे पहले मोटे धार वाले थे, फिर इससे पतले, जैसे में क्या होता है डेवलपमेंट होते जा रहा है। अब उच्च पूरा पाषाण काल में था ना कि उच्च पूरा पाषाण काल में धार वाले क्या होते हैं, धार वाले आपको औजार देखने को मिलने लगे हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या मिलने वाले हैं, धार वाले आपको जो जो पत्थर वगैरह होते थे वो धारदार अब आने लगे हैं। जैसे में आप इसमें जो इसमें ब्लेड की तरह जो होता ना रेतीदार एकदम जो चमकता है, उस तरीके के आपको आपको जो औजार देखने को मिले, धार वाले औजार यहाँ पे कर लेते हैं, औजार देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, किसमें, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। कोई दिक्कत, तो ये कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, अब हम किस में आ जाते हैं, तो कहीं कि अब मध्य पाषाण काल में आ जाते हैं। देखिएगा मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं मध्य पाषाण काल। इधर आ जा, इधर आ जा भाई, इधर आ जा, काहे को तंग कर रहे हो। देखिएगा हमने पूरा पाषाण काल बताया, अब मध्य पाषाण काल बताते हैं, ठीक है। देखिएगा मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। तो देखिएगा इसकी विशेषता ज़्यादा नहीं है बस, ठीक है, इसकी विशेषता जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर खोज खोज की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका खोज पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जो जैसे में इस मध्य पाषाण काल में जो जो उपकरण वगैरह जो खोजे गए थे उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस व्यक्ति कौन थे, तो कार्लाइल। कार्लाइल कौन थे, तो व्यक्ति थे। तो खोज के बारे में आपको पूछा जाता है। इसकी विशेषता क्या है ना कि इसमें आपको पशुपालन स्टार्ट हो गए थे। क्या हो गए थे, तो पशुपालन स्टार्ट हो गए थे। पशुपालन में जैसे में आपको क्या हो जाएगा, तो बागोर एक स्थान है। तो क्या कि बागोर कहाँ है, तो बागोर आपका राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान में। और एक क्या है, आदमगढ़, ठीक है। एक क्या है, आदमगढ़। ये आदमगढ़ पता है कहाँ है, तो कहे कि एमपी में। यहाँ पे क्या है, आपको पशुपालन क्या स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें चीज को देखना है, ज्यादा इसमें नहीं देखना है। एक चीज और देखना है, एक चीज और देखना है क्या कि मानव का अस्थि पंजर, ठीक है, मानव का अस्थि पंजर। अस्थि पंजर ये कहाँ मिलते हैं, तो कहे कि मानव अस्थि पंजर की अगर बात करते हैं तो ये आपको मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है, ठीक है। बस इतना ही तीन विशेषता है और इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आ जाते हैं नव पाषाण काल की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा नव पाषाण काल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। अब आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा ये नव पाषाण काल ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिएगा आग की अगर हम बात करते हैं तो आग का आविष्कार भी इसी में होता है। आग का आविष्कार किसमें होता है, तो कहिए कि नव पाषाण काल में होता है, आविष्कार इसी में होता है, ठीक है। लोग खेती वगैरह का देखिएगा, जैसे में अभी हमने देखा यहाँ पे, अब देखिएगा पहले तो लोग क्या करते थे, अखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। यहाँ पे हमने लिखा ना, खाते थे पीते थे, जहां मिला खाए पिए हो गया, ठीक है। अब वही मध्य पाषाण काल में जब हमने आया तो लोग पशु पालना अब स्टार्ट कर चुका है। लोग पहले जैसे में इसमें क्या था, इसमें हमने क्या देखा था, इधर आजा भाई, इधर आजा, नहीं आता है भाई। देखिए जितना मेरे पास जितना सुविधा है हम कोशिश करते हैं कि आपको देने का कोशिश करते हैं, बट क्या कीजिएगा। चलिए देखिए कहाँ पे गया, हाँ यहाँ गया। पूरा पाषाण काल में हमने क्या देखा, आखिर खाते पीते थे बस। लेकिन पूरा पाषाण काल के बाद लोग डेवलप हुए। मध्य पाषाण काल में क्या हो रहा है, अब देखिएगा मध्य पाषाण काल में लोग पशुपालन करना स्टार्ट कर चुके हैं ना, तो कहे कि हाँ भैया कर तो चुके हैं। और मध्य पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल में क्या कर चुके हैं, क्या उसको मवेशियों को पालना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मवेशियों को स्टार्ट करने में कौन सा एक स्थान आपको देखने को मिलता है, तो कहे कि बगौर से हमको साक्ष्य मिलता है, और एक आदमगढ़ यानी एमपी में। मानव अस्थि पंजर भी आपको मध्य पाषाण काल से देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में क्या हो गया कि और डेवलप किए, और डेवलप करने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि आग का आविष्कार होता है। लोग पहले कच्चे वगैरह मांस खाते थे लेकिन अब पका करके खाने लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हो, जिसमें अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पशुपालन तो करने लगे थे लोग, उनकी महत्वता को समझ गए थे कि हाँ पशुपालन से हमें फायदा होता है कि नहीं होता है, सब कुछ समझ गए थे। और इसमें जो आते हैं जैसे नवपाषाण काल में, जब नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में अब कृषि का भी उपयोग होने लगा, यानी कृषि यहाँ भी नवपाषाण काल में करना अब स्टार्ट हो चुका था। देखिएगा फिर से एक बार हम बता रहे हैं, पूरा पाषाण काल में हमने देखा तो भैया कुछ नहीं करा, खा रहा था, पी रहा था, मारता था, कच्चे खा जा रहा था, ठीक है। हम मध्य पाषाण काल में आया तो मध्य पाषाण काल में देखा, यही देखा
कि देखिए कहाँ गया मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में यही देखा कि लोग अब पशु को पालना स्टार्ट कर चुके हैं, और नवपाषाण काल में आया तो भैया अब आग का आविष्कार हो गया, तो लोग अब पकाकर खाने लगे, और खेती भी करना क्या कर दिया, लोग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब खेती करना स्टार्ट कर दिया तो आपके दिमाग में उठेगा तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसके साक्ष्य की अगर बात करते हैं तो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है, तो कहे कि मेहरगढ़ ही कहाँ है। अरे भैया मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान का एक स्थान है, कहाँ, बलूचिस्तान। कौन सा है, तो कहिए कि बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ही आप याद रखिए ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कहाँ पड़ता है, तो मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये कब की घटना है, तो कहिए कि ये घटना जो है ना, ये घटना 7000 से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के आसपास के है। ठीक है, घटना। अब कोई व्यक्ति तो वहां पे बैठा हुआ तो नहीं था, तो अभी हमने देखा क्या, अभी हमने क्या देखा कि खेती के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहे कि मेहरगढ़ से मिले हैं। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो कहे कि पाकिस्तान में। इतना लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। लेकिन पता है इसका खोज पहले हो चुका था। ठीक है, मेहरगढ़ का जो इतिहासकार जिसमें खोजते थे, जिसमें उत्खनन वगैरह किए, तब उनको पता चला। लेकिन फिर जो हाल ही फिलहाल में जो खोज हुआ था, नवीनतम खोज जिसको आप बोल सकते हैं, तो जो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो कहिए कि कोल से। कोल डिहवा से। ठीक है, कोल डिहवा से मिला है। ये कोल डिहवा कहाँ पड़ता है, तो कहे कि यूपी में मिला है। ये कहाँ है, तो कहे कि नवीनतम साक्ष्य है किसी का, तो कहिए कि आपका कृषि का। नवीनतम यहाँ पे साक्ष्य लिख देते हैं, नवीनतम साक्ष्य है किसका, तो कहिए कि कृषि का। कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं। यहाँ पे कोल डिहवा चावल का है, यहाँ पे किसका है, तो कहिए कि चावल का है। ठीक है, किसका है, तो कहिए कि चावल का। अगर हम बात कर देते हैं कृषि में की, अगर बात कर देते हैं तो कृषि में किसका है, तो कृषि में आपको लोहुरा देव का है। ठीक है, लोहुरा देव। ये लोहुरा देव कहाँ पड़ता है, तो भैया ये लोहुरा देव पड़ता है यूपी में ही पड़ता है। यहाँ पे आपको नवीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के। क्या मिले हैं, तो कहे कि नवीनतम साक्ष्य। जैसे मैं कृषि किया तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप चावल ही उपजाया हो, कोई और भी चीज उपजाया होगा। समझ रहे हैं ना, तो यही चीज को कंफ्यूज नहीं करना। कोलडिहिवा से क्या मिला है आपको, चावल। ध्यान रखिएगा, चावल। ठीक है, लेकिन कृषि, जिसमें कृषि में जरूर थोड़ी है कि चावल उपजाया, कोई और चीज उपजाया होगा, जौ वगैरह भी उपजाया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लोहरा देव से कृषि के नवीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहेगा तो हम बता देंगे, इसीलिए तो हम क्वेश्चन लेकर के आए कि अगर ऑप्शन में दोनों चीज रहेगा तब क्या किया जाएगा, तो भी हम बताएंगे। क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे ना, तब वहां पे हम आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। यहाँ तक तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहेगी कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है, अगर इसकी बात कर देते हैं तो इसकी खोजकर्ता कौन है, तो प्राइम रोज। कौन है, तो कहे कि प्राइम रोज। कोई दिक्कत, देखिएगा अब यहाँ तक हमने क्या किया, कंप्लीट आपको बता दिया। और हम क्वेश्चन पर सीधा आ जाते हैं, क्वेश्चन पर आते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो भी वहाँ छोटा वगैरह होगा वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ पढ़ लेना मकसद नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। कोई क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अब वो ही क्वेश्चन क्या मास्टर दिया है वही वाला क्वेश्चन हम बनाएंगे, नहीं भैया। प्रीवियस एग्जाम में दिया गया सो बनाइए ना। मास्टर क्या, मास्टर तो हो सकता है जो आपको पढ़ाए वही क्वेश्चन देगा, जो ना पढ़ाए वो नहीं देगा। ये भी तो हो सकता है ना, क्या नहीं हो सकता है, तो नहीं बनेगा था। अब वो भी आप बना करके 100 में 100 बना करके खुश रहिएगा कि जो मास्टर पढ़ाया वही क्वेश्चन दे रहा। चीजों को समझिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए खुद को। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिएगा अब देखते हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट की अगर बात कर लेते हैं, तो देखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे, तो देखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन थे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे, तो कहिए कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और क्या थे, तो ये दो चीज थे इनके पास में, दो चीज था, मतलब कि इनके पास में क्या था कि दो वो कला था, यानी पूरा तात्विक भी थे। क्या थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ में क्या थे, तो पूरा तात्विक थे, पूरा तात्विक। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एक भी थे, यानी भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, और क्या थे, पूरा तात्विक भी थे। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। अरे जैसे में क्या, जैसे में आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो इसी तरह से व्यक्ति भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा कोपेनहेगन की बात आ गया है। कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है, तो कहिए कि अच्छा कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अब ये डेनमार्क की अगर हम बात कर देते हैं तो यहीं पे कोपेनहेगन संग्रहालय है। सामग्री से पाषाण, अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि पाषाण कहाँ पे चल गया। ठीक है, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो कौन किया था, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो बताते हैं कौन किया था, तो ये व्यक्ति थे क्रिश्चियन थॉमसन। कौन थे, तो क्रिश्चियन थॉमसन किए थे। कौन, तो क्या क्रिश्चियन थॉमसन, तो ये व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पे।
उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ, आ गया ना। कब का कब का कब का था? तो अभी हमने बताया ना कि मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? तो कहे कि पशुपालन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पशुपालन क्या था? तो कहे कि स्टार्ट हो गया था। तो कहाँ से? एक था बागोर मिला था, और एक कहाँ मिला था? तो एक मिला था आदमगढ़। आदमगढ़, ये आदमगढ़। ये बागोर कहाँ है भैया? तो कहे कि राजस्थान में पड़ता है, और ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बस चीजों को देख रहे हैं, आ रहा है ना। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो निचले पूर्व पाषाण काल में तो नहीं, मध्य पाषाण काल में हुआ था ना। मध्य पूर्व पाषाण काल, देखिए वो वाला आ गया। एगो हम पूरा पाषाण काल बांटे थे, वो वाला क्या वहां पे हमने बताया था? तो नहीं, वहां पे नहीं बताया था, मध्य पाषाण काल में बताया था। तो ये भी खत्म हो गया। देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे घुमाता है ऐसे। अब लड़का नहीं अगर पढ़े हुए रहेगा तो खाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिएगा। चलो भाई ठीक है, मार देते हैं। ये ऊपरी एवं पाषाण काल नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको 4 है मध्य पाषाण काल। अभी हमने देखा मध्य पाषाण काल। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? अभी हमने जाना। तो अभी हमने कहाँ पे देखा? एक देखा बागोर देखा, और एक कहाँ देखा? तो कहे कि एक देखा आदमगढ़ देखा। ये आदमगढ़ कहाँ है? तो एमपी। और ये बागोर कहाँ है? तो कहे कि राजस्थान। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आदमगढ़। अब इसको आप रटते तो पता है, क्वेश्चन घुमाता घूम जाते आप। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? देखिएगा हड्डी। अब हड्डी के उपकरण, जिसमें क्या उसको मशीन जिसको आप बोलते हैं, उपकरण समझते हैं नहीं, वही वाला उपकरण समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से मिला है? तो देखिएगा उपकरण 2 जगह से मिला है, महदहा से मिला है, और एक सराय नाहर राय से मिला है। तो सराय नाहर राय, तो सराय नाहर राय से कम मात्रा में मिला है, लेकिन महदहा से अगर बात करते हैं तो यह ज्यादा मात्रा में मिला है। ठीक है, लेकिन सराय नाहर राय से कम मात्रा में मिला है। तब दोनों चीज दिया गया है तो दोनों चीज को लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? महदहा भी है सही, और इसका सराय नाहर राय से भी, दोनों जगह से मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पर देखते हैं। अब क्या बोला गया कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में। अब देखिएगा, अब जैसे मध्य पाषाण काल आया, आपको दिमाग में क्लिक कर गया होगा, अच्छा ओहो इसकी बात चल रहा है। अब चीजों को इसको पहले रटते होंगे तो फायदा फर्क नहीं पड़ता होगा, रटते रहिए, क्या होना जाना। तो कहाँ से हो जाएगा? तो कहिए कि सराय नाहर राय से ही इसको भी मिला था, और कहाँ से? महदहा से। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। आगे देखिएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी एक कब्र था और उसमें 3 गो मानव के कंकाल मिले। कै गो? 3 गो। तो ये कहाँ से? अरे भैया 3 गो मिला है, दमदमा दिया है धर के। क्या किया दिया है? दमदमा दिया है। तो कहाँ से मिला है? दमदमा से। ठीक है, इस तरीके से आपको निमोनिक वगैरह आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कंफ्यूज करता है, जैसे दमदमा महदहा से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दम देखते हैं ना कि दम 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 दमदमा दिया, यानी ढेर मैंने दे दिया। ठीक है, जैसे बचपन में खेलते हैं तो बोलते हैं दम दम दमदमा दिया मार करके। तो उसी तरह से ढेर मैंने मिल गया। तीन गो आपको सच मिले हैं, कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो आपको दमदमा से मिले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये वाला पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि, देख रहे कृषि, कृषि आ गया। तो कृषि कहाँ पे आ जाएगा? कृषि कहाँ से स्टार्ट किए थे? मध्य पाषाण काल में तो पशु पालन तो प्रारंभ हुआ था। कृषि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो क्योंकि नव पाषाण काल से। एक बार दिखा दे का भाई? चलिए दिखा देते हैं। चलिए आपको भी लगेगा कि भाई, चलिए देख लीजिए। देखिए कहाँ गया, देखिएगा। हम पूरा पाषाण काल में आए हैं, देखिएगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आया हमने, फिर मध्य पाषाण काल में आया, देखिएगा पशुपालन है। फिर उसके बाद में देखिएगा नव पाषाण काल में आया, खेती देखें। खेती मतलब अब इतना समझ रहे हैं ना, कृषि की बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा पाकिस्तान से, अब मेहरगढ़ से मिला था। समझ गए ना? चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो कहाँ से मिला है? तो कहे कि नव पाषाण काल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आगे देखना है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। भारत में मानव कंकाल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सर्वप्रथम साक्ष्य मानव कंकाल आ गया ना।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, कंकाल नहीं है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य यानी लोग निवास करते थे। तो कहाँ से लोग निवास करते थे? तो अगर बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश का जो आप नर्मदा घाटी देख रहे हैं ना, नर्मदा घाटी, वहीं पे लोग क्या करते थे, निवास करते थे। सर्वप्रथम वहीं से आपको मिलते हैं निवास करने के साक्ष्य। लेकिन क्या हुआ था ना कि वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में मतलब कि सुखाड़ आने लगा, तो पानी की कमी हो गई, तो लोग गंगा के क्षेत्र में क्या कर जाते हैं, प्लायन कर जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कहाँ से मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ, तो जहां पे रहेगा वहीं से ना प्राप्त होगा, तो कौन सा हो जाएगा, नर्मदा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, अनाज कौन सा था, यानी सबसे पहले प्रयोग कौन सा किया था, तो ये ईरान में किया गया था। वो कौन सा था, तो जौ था, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए अगले पे कहा गया कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, एक मिनट रुकिए ना, कहाँ गया जी, हाँ इधर आ जाइए, ये वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अभी हमने चर्चा कर रहा था नवपाषाण काल में जब गया था तब। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पहला हमने क्या बताया था, तो कहे कि मेहरगढ़ बताया था ना, तो कहे कि हाँ। लेकिन ये कब की घटना है, ये 7000 ईस्वी की, 7000 ईसा पूर्व की घटना है लगभग आसपास के। लेकिन फिर नया खोज होता है तो आपको लेहुरा देव में मिलता है। लेहुरा देव कहाँ है, यूपी में है, जो आपको यहाँ, तो इसीलिए आपको अब जब यहाँ पे मेहरगढ़ भी दिया गया है और किसको दिया गया है, लेहुरा देव भी, दोनों ऑप्शन दिया गया है। तो अब प्राचीनतम कहाँ है, तो अब ये 7000 के आसपास में मिल रहा है और लेहुरा देव में मिला था कब, तो कहे कि 9000 ईसा पूर्व के आसपास में मिला है। ठीक है, तो आप बताइए कि प्राचीनतम कौन हो गया, तो कहे कि भैया प्राचीनतम तो आपको ये लेहुरा देव वाला हो गया। सॉरी, लेकिन लेहुरा देव वाला जो खोज हुआ था ये बाद में हुआ था। ठीक है, मेहरगढ़ वाला पहले हो गया था। ठीक, चलिए, तो इसलिए प्राचीनतम पूछा है तो कौन मारिएगा, लेहुरा देव। समझ में आ गया, देखें क्वेश्चन इस तरीके से घुमाता है। अगर लेहुरा देव ना हो तब क्या कीजिएगा, तो मेहरगढ़। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, देखें फिर आ गया, ब्रह्मगिरी खत्म कीजिए, बुर्जहम खत्म कीजिए, कुलडीहिवा, कुलडीहिवा से हमने क्या बताया था, चावल बताया था, याद आ रहा है। हमें पूछा क्या है, कृषि पूछा, कृषि में चावल जरूरी है, कुछ कुछ और भी हो जाता होगा। सॉरी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, देखिएगा है लेहुरा देव कि नहीं, ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं। चलिए, क्या बोला गया, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि की अभिवृद्धि के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़। समझ में आ गया। चलिए, अभी हमने चर्चा किया था। तो ये जो क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना बेसिक तरीके से, तब आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ऑप्शन को क्या नहीं छाट पाएंगे, एकदम आराम से छाट पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है, अगले पे देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि पालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, अभी देखिएगा कहाँ हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। लेकिन यही अगर लेहुरा देव रहता था मारना पड़ता वो। ठीक है, चलिए, कहाँ पूछा गया है खुद देख लीजिए। क्या बोला गया कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थाई जीवन के यानी अवस्थाई जीवन कहाँ से मिल, अरे भैया खेती वगैरह करने लगा तो यानी जीने लगा हुआ अच्छा से एक जगह रह करके। पहले लोग जहाँ मर, जिसमें अब किसी जानवर का पीछा करते करते पहुंच गया 4 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर चल गया, अब उधर ही जहाँ पे है वहीं पे रह गया। ठीक है, लेकिन अब खेती करने लगिएगा, यहाँ पे 2 बीघा में आप चावल उपजा दीजिएगा, तब इधर उधर भागिएगा, नहीं भागिएगा। तो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से ही मिलेंगे। समझ गए, तो थोड़ा सा समझदारी भी बढ़ाइए। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मेहरगढ़ से आपको कृषि मिला है तो वहीं पे आप अस्थायी जीवन प्रारंभ कर दिए, तब ना कृषि करना स्टार्ट कर दिए। अगर अस्थायी जीवन ना जीते तो कृषि करते नहीं करते। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से, अभी हमने देखा पशुपालन मध्यपाषाण काल आ रहा है ना, पशुपालन, तो मध्यपाषाण के पशुपालन कहाँ कहाँ से, एक था बागोर था, एक था आदमगढ़ था। तो यहाँ पे देखिएगा आदमगढ़ नहीं दिया हुआ, बागोर दिया हुआ। ये कहाँ बागोर है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक किसको कहा जाता है, तो कहिए कि ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कैल्कोलिथिक भी कहते हैं।
कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पे। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो वो कौन सा था? तो वो था मेहरगढ़ था। कौन सा? काहे ऐसे करते हो भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे बोला गया कि नवदा टोली। अब ये नवदा टोली कहाँ पड़ता है? तो ये नवदा टोली की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो H.D. सांकलिया ने किया था। H.D. किसने किया था? तो सांकलिया। ये सब याद करने वाला चीज है, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया? नवदा टोली किस राज्य में है? तो अभी हमने देखा कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिएगा, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो किस रूप, मतलब किस लिए जाना जाता है? तो ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, यानी जो मृतकों को दफनाया जाता था ना, उसे क्या बोला जाता था उस स्थान को? तो बृहद पाषाण स्मारक। ठीक है, आगे हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। पता नहीं भाई, खांसी। क्या बोला गया है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से मिला है? तो अरे भाई पता ना, राख की टीला की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से मिला है? तो कहिए कि संगन कल्लू से। कहाँ से? तो संगन कल्लू। तो आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा ये संगन कल्लू कहाँ पड़ता है भाई? तो कहिए कि कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पे? तो कहिए कि कर्नाटका में ये संगन कल्लू पड़ता है। यहाँ से क्या मिला है? तो राख के टीला मिला है। टीला समझते हैं? समझते होंगे, काहे कि उनकी हर एक बात को समझ जाते हैं, तो क्या राख भी नहीं समझते होंगे? चलिए, वो नहीं बोलते हैं, जो भी आप समझ जाते हैं, तभी बात तो बिल्कुल समझते होंगे। समझ रहे हैं ना किन के बारे में हम बात कर रहे हैं? देखिएगा, भीमबेटका की अगर हम बात करते हैं तो भीमबेटका किस लिए जाना जाता है? देखिएगा, भीमबेटका जो जाना जाता है ना, जो वहाँ पे क्या किया गया था कि चित्र वगैरह पारा गया था। ठीक है, वो एक गुफा था, उस गुफे में क्या किया था? चित्र वगैरह मतलब कि पारा गया था उस तरह, उस जमाने के आदमियों के द्वारा। ठीक है, तो किस लिए था? खनिज के लिए? नहीं। बौद्ध प्रतिमाएं? बिल्कुल नहीं। सोहन नदी उपागम? बिल्कुल नहीं। गुफाओं के शैल चित्र के लिए, यानी वहाँ पे चित्र वगैरह पाया गया था लिख करके। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये भीमबेटका आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन सा जिला? तो रायसेन जिला। ठीक है, इसकी खोज की अगर बात करते हैं तो 1957 में। ठीक है, इसकी खोज कौन किए थे? तो वाकंकर ने किया था। कौन किए थे? तो वाकंकर ने किया था। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा देखा अभी अपने? ऑप्शन नंबर 2 भीमबेटका देखा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कहाँ हमने देखा? अभी रायसेन जिला में देखा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सड़सड़ आगे बढ़ रहा है। जब आप पढ़े हुए रहिएगा तो सड़सड़ ऐसे ही बढ़ेगा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो कहाँ से? तो भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1957 में कौन खोज किए थे? तो वाकंकर ने किया था। कौन? तो वाकंकर ने किया था। कौन सा जिला? तो कहे कि रायसेन जिला। पूछा गया, बिहार के एग्जाम में भी पूछा गया। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये भोपाल वाला है तो भोपाले वाला समझे, मध्य प्रदेश वाला ही समझे। ठीक है ना, पूछा गया कि कौन से जिला में, अब कौन खोज किया था? वाकंकर, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। अगले पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो अभी हमने देखा था। कौन? तो बकंकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। देख रहे हैं आपके सामने सब क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम जहां तहां से उठा करके अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको पूछा क्या क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया कि गैरिक मृदभांड, मृदभांड समझते हैं? वो हड़िया। ठीक है, वो हड़िया की बात किया गया। तो गैरिक मृदभांड कैसा था? तो कहिए कि लाल एवं काला था। लाल एवं क्या था? तो कहिए कि काला था। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कहे कि हस्तिनापुर में। तो इसकी खोज किसने किया था, यानी नामकरण किसने किया था? तो कहे कि बीबी लाल ने किया था। कौन? तो बीबी लाल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे? तो उत्तर और दक्षिण की तरफ, जो आज जो होता है ना उसी तरह तरीके से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? यानी जो व्यक्ति जो था ना, देखिएगा अभी हमने देखा कि मध्यपाषाण काल में क्या था कि पशुपालन भी स्टार्ट कर चुका था।
तो पशुपालन जब स्टार्ट कर चुका था, तो उस टाइम क्या था कि जब व्यक्ति मरता था तो उसके साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, ठीक है, कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो पूछा गया कि कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, तो ये कहाँ मिले हैं, तो कहे कि बुरजहोम से। तो पूछिएगा कि बुरजहोम कहाँ पड़ता है, तो ये आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कश्मीर में बुरजहोम पड़ता है। तो इसी तरीके से ये पूछा जाता है कि बुरजहोम कहाँ स्थित है, यानी कहाँ पड़ता है, तो ये आपको कश्मीर में पड़ता है। आगे देखिए अगले पर, अगला क्या बोला गया है, देखिएगा यहाँ पे, है ना, जम्मू एवं कश्मीर में बुरजहोम से नापाषाण अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है कि निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते, अभी हमने देखा, साक्ष्य मिला, बुरजहोम देखा, ठीक है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्त आवास में तो समझते हैं, नीचे खोद करके लोग रहता था, ठीक है, नीचे खोद करके लोग रहता था, जमीन को खोद करके, गर्त उसी को बोलते हैं। तो कहाँ से है, ये भी बुरजहोम से मिला, ठीक है। क्या बोला गया कि बिंद के क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले। सर्वाधिक मानव के कंकाल, यानी बिंद के क्षेत्र में है, वहां से आपको सर्वाधिक मानव के कंकाल मिला है, तो वो कहाँ से, तो लेखहिया से। ये लेखहिया स्थान है, वहां से मानव के सर्वाधिक आपको कंकाल मिले हैं। मानव के क्या है, तो कहिए कि सर्वाधिक आपको कंकाल वहां पे देखने को मिला था, ठीक है, खोजा गया था। सर्वाधिक क्या, तो कंकाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। नीचे जो दो कथन दिया गया है, एक और कारण आर, देखिए पढ़ते हैं। बिंद क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा नदी घाटी में प्रवचन किया किया था। हमने बताया था क्यों, अत्यधिक मात्रा में वहां पे सुखाड़ हो गया था। तो सुखाड़ हो गया था तो लोग गंगा के क्षेत्र में आना स्टार्ट कर चुके थे। तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। हाँ बिल्कुल सही था। देखिएगा ये वाला का ये इससे रिलेटेड है कि नहीं, तो कि हाँ रिलेटेड है। देखिएगा इसी की, यानी सुखाड़ हुआ था तभी ना लोग आगे बढ़ा जी, गंगा के तरफ में। नहीं सुखाड़ होता तो नहीं बढ़ता। तो यानी इससे ये रिलेटेड है, रिलेटेड है। देखिए ऑप्शन पर देखिए क्या बोला गया है, ऑप्शन को देखते हैं, ए और आर दोनों सही है। हाँ तो बिल्कुल सही तो है। और क्या बोला गया, ऐसे कहा करता है भाई, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल व्याख्या कर रहा है। आगे हो गया ऑप्शन नंबर 1, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न संलग्न कार्यालय है। अच्छा क्या बोला गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों, अच्छा यानी बोला गया है ना कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किस विभाग के अंतर्गत में आता है, यानी किसके साथ संलग्न है, ठीक है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के साथ में, किसके साथ में है, तो कहिए संस्कृति मंत्रालय। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बोला गया कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। देखिएगा 1861 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम को ही हम लोग क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है इनको भारतीय पुरातत्व का जनक। क्या, तो भारतीय पुरातत्व पुरातत्व का जनक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो देखिएगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को नाम बदला गया था। तो क्या, अच्छा किनके नाम पर कर दिया भाई, तो देखिएगा इनका नाम जो बदला गया था इसका, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय। तो कहिएगा कि अच्छा ये नाम बदल कर दिया, ये कहाँ है, तो कहिए कि ये भोपाल में है। ये भोपाल कहाँ है, तो कहिए कि एमपी की राजधानी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो देखिएगा जितने भी जो थे ये पाषाण काल से संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, हमने क्या किया कि बता दिया है। और एनसीईआरटी के जो इधर से हमने बताया सब एनसीईआरटी बुक से ही बताया, ऐसा नहीं हमने बुक जो हम जो बुक उठाते हैं वो ऑथेंटिक बुक ही उठाते हैं। ऐसा नहीं कि जो अंदर लोग बुक उठाया पढ़ करके आपको बता दिया, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करने हम वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता होगा सो बताइएगा। पूरा कंप्लीट हो गया है पाषाण काल, ठीक है। ऐसा नहीं, अब इसमें भी आपको पीएचडी हासिल नहीं करना है कि एक एक चीज खोद करके पढ़िएगा।
इस सबसे क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में आते हैं, ठीक है। कम मात्रा में आने का मतलब क्या होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना तो आपको लीड में रहिएगा। ये सब हर किसी से नहीं बनता है, हर किसी के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लेना है ना भाई तो आपको इसको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भी नहीं बनाइएगा तब आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, रिजल्ट तो हो जाएगा बट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। तो इसलिए आपको सभी चीज़ को देख करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता होगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगता होगा तो भी बताइए, खराब लगता होगा तो भी बताइएगा, कोई ज़रूरत होगा सुधार करने की तो भी बताइएगा, कर लेंगे, ठीक है। और चैनल थोड़ा सा छोटा है भाई, काफ़ी छोटा है, मन नहीं करता है। अगर थोड़ा चैनल बड़ा हो जाता तो हमें भी अच्छा लगता कि चलो भाई लोग चाह रहे हैं, देखना उनको पसंद आ रहा है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर कोई अपने होंगे, ठीक है, जिनसे आप फुनियाते होंगे ना, खाना बार बार खिलवाने के लिए कुछ पूछते होंगे ना, उनके पास में भाई बहन कोई होंगे तो शेयर कर दीजिएगा। इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा, और नहीं होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो बस यही कहते हैं भाई, सब कुछ साइड में रखिए, ठीक है, और एकदम तीव्र गति से और एकदम आक्रामकता के साथ आगे बढ़िए। बस कुछ नहीं रखा हुआ है इस दुनिया में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।